नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य, जो कि कक्षा 10वीं की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में अध्याय 9 है। यह अध्याय अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कि राजस्थान में आयोजित होती हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। इसमें लिखा हुआ है राजस्थानी भाषा और बोलियां। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 या 913 ईस्वी में उद्बोधन सूरि द्वारा लिखित कुवलय माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरुभाषा को भी सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। किसमें किया? अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। आगे देखते हैं। राजस्थान में प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, टुंडाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां अथवा उपभाषाएं हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, कुवलय माला में कितनी देशी भाषाओं का वर्णन है? 18 देशी भाषाओं का, और मरुभाषा का भी इसमें वर्णन है। आगे है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषा का अत्यधिक प्रभाव रहा। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एवं स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृति रही है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। लौकिक संस्कृत में जब दुरूहता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने ले लिया, और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, प्राकृत भी कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश तथा मरु गुर्जरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। इनमें मरु गुर्जरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुर्जरी से ही मरु भाषा राजस्थानी तथा गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होता है, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से भी यह विभाजन उचित लगता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। तो भाषा का विकास हमने देखा, भाषा का विकास जो होता है वो कठिन से सरल की ओर होता है। तो प्रारंभ में वैदिक संस्कृत भाषा बोली जाती थी, जो कि जटिल थी, तो उसका सरल रूप परिवर्तित हुआ लौकिक संस्कृत में। फिर लौकिक संस्कृत भी थोड़ी सी जटिल थी, तो उसका परिवर्तन हुआ पाली भाषा में। पाली भाषा की जटिलताओं को दूर करते हुए प्राकृत भाषा उत्पन्न हुई। फिर प्राकृत भाषाओं को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से उसकी कठिनाइयों को दूर करते हुए अपभ्रंश भाषाओं का विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ। इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं में से फिर राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। आगे देखते हैं।
क्षेत्रीय बोलियां। क्षेत्रीय बोलियां, तो क्षेत्रीय बोलियों की बात करें तो डॉक्टर गिरियर्सन ने राजस्थानी बोली के 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। जो डॉक्टर अब्राहम गिरियर्सन हैं, उन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की 2 बोलियां को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें आता है मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी। एक है पश्चिमी राजस्थानी और दूसरी है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में आता है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी या राठी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपन इन विभिन्न प्रमुख बोलियों के बारे में। राजस्थान की प्रमुख बोलियां, पहली है मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है। इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी का नाम दिया। यही कारण है कि राजस्थानी बोली में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सर्जन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा जाता है। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी का कुछ क्षेत्र आता है। थली और गोटवाड़ी बोलियां इसकी उपबोलियां हैं। तो थली और गोटवाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की। और मारवाड़ी को ही राजस्थानी का मूल रूप या मुख्य रूप माना जाता है। मेवाड़ी, राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र रहा है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदानी क्षेत्र में बोली जाने वाली को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। अगली बोली है नेक्स्ट ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। तो ढूंढाड़ी पे किस भाषा का प्रभाव है? गुजराती भाषा का। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल इसकी उपबोलियां हैं। तो ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल। और इसी प्रकार से मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? थली और गोटवाड़ी। चलो नेक्स्ट भाषा के बारे में नेक्स्ट बोली के बारे में बात करते हैं हाड़ौती। हाड़ौती हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया है। इस क्षेत्र में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। तो हाड़ौती बोली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ढूंढाड़ी की तरह ही 6 शब्द का, और इसका क्षेत्र है हाड़ौती प्रदेश। नेक्स्ट बोली है मेवाती। मेवाती मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा जाता है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों में भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रजभाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो कौन सी बोली पर ब्रजभाषा का प्रभाव है? मेवाती पर। नेक्स्ट बोली है वागड़ी। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी नाम दिया गया है। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से किस पे देखा जा सकता है? वागड़ी पर। और वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? वागड़ प्रदेश,
बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट अगली बोली है मालवी। मालवी प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को भी राजस्थानी की भी बोली स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रागड़ी तथा निमाड़ी इस बोली की उपबोलियां हैं। यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन बना हुआ है, रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो मालवी की। नेक्स्ट बोली है शेखावाटी। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। इसी क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा गया है। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। तो शेखावाटी का क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी बोली का क्षेत्र है शेखावाटी प्रदेश। नेक्स्ट आगे बात करें बोलियों की, तो अगली बोली आती है अपने पास भीली और अन्य पहाड़ी बोलियां। भीली एवं अन्य पहाड़ी बोली की बात करें तो राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। कबीलाई संस्कृति के रूप में है। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया आदि प्रमुख है। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख रही है। इनके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में जातियां निवास करती हैं उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप में यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं राजस्थानी साहित्य की। राजस्थानी साहित्य में देखते हैं राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेख, अभिलेख, सिक्कों तथा मोहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जा सकता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा है, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता रहा है। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप से में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो राजस्थानी साहित्य के अलग अलग कालक्रम या कालखंड रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला है काल परक। अगर देखें तो प्राचीन काल की जो प्रवृत्ति थी वो थी वीरगाथा काल, और समय था, कालक्रम था 1050 से 1450 ईस्वी तक। दूसरा काल परक है पूर्व मध्य काल में जो साहित्यों की प्रवृत्ति थी वो थी वैदिक काल। इसे वैदिक काल कहा गया है और प्रवृत्ति थी पूर्व मध्य काल की जो प्रवृत्ति थी वो भक्ति काल। तो इस पूर्व मध्य काल में जो भक्तिकालीन या भक्ति से संबंधित जो ग्रंथों की रचना हुई है वो इसी में हुई है, और इसका समय था 1450 से 1650। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर उत्तर मध्य काल। तो उत्तर मध्य काल में श्रृंगार रीति नीति परक काल कहा जाता है। इसमें श्रृंगार रीति और नीति से संबंधित बहुत सारे जो साहित्य हैं वो लिखे गए, और इसका समय था 1650 से 1850 ईस्वी तक। नेक्स्ट वर्तमान यानी कि आधुनिक काल है विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त।
इसमें विविध विषयों से संबंधित ग्रंथ या साहित्य लिखे गए हैं। इसका समय है 1850 ईस्वी से अभी अद्यतन वर्तमान तक। तो देखते हैं प्राचीन काल, वीरगाथा काल। तो इसका समय 1050 से 1450 ईस्वी तक रहा है। इसमें क्या हुआ है, भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिम दिशा से हो रहे थे। इनका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सर्जन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया गया। इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद, श्रीधर व्यास की रणमल छंद। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही हैं। तो प्राचीन काल या वीरगाथा काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना अगर कहा जाए तो कौन है, श्रीधर व्यास की रणमल छंद तथा जैन रचनाकारों की रचनाएं प्रमुख रही हैं। अगला काल है पूर्व मध्य काल। इसमें भक्ति काल या भक्तिकालीन जो साहित्य लिखे गए वो है। इसका समय 1540 से 1450 से 1650 तक। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है तथा इन युद्धों ने धर्म संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा तथा ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई तथा अपनी कलम से समाज के सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया। इसी काल में संतों और उनके द्वारा प्रवर्त संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पेट बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में रामस्नेही, दादू पंथ, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय आदि प्रमुख है। इन संप्रदायों के नाम स्मरण का महत्व निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए, जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मतलब जात पात को पूछे बगैर जो हरि भगवान को भजता है वही भगवान हरि का होता है। तो इनके भाव इस प्रकार के थे इन सभी संप्रदायों के और इनके द्वारा जो लिखे गए, इन संप्रदायों के जो संत थे उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के। आगे देखते हैं, इनके साथ सगुण कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। तो ये उपरोक्त सभी निर्गुणी संप्रदाय या निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। इनके अतिरिक्त जो सगुण, जो अपने भगवान को विशेष आकार रूप में पूजते थे, उन्होंने अपने आराध्य देवताओं या भगवान की वंदना एवं महिमा का गान अपनी रचनाओं में किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीरा के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणी, माधो दास ददवाड़िया की रामरासो, ईश्वरदास की हरिरस और देवियाण सयाजी झूला की नाग दमन इस क्रम की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये सभी रचनाएं कौन से क्रम की है? भक्ति काल की। आगे देखते हैं उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल रहा है। इसका समय 1650 से 1850। राजस्थानी साहित्य में उत्तर मध्य काल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्यों में
कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला में विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार, रीति, काव्यशास्त्रों तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया तथा संबोधन परक नीतिकारकों में राजियारा सोरठा, चकिरियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं आधुनिक काल या विविध विषय वस्तुएं विधाओं से युक्त काल जो वर्तमान काल है 1850 से अद्यतन या वर्तमान समय तक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा और साहित्य में भी आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिशन ने किया, जिनके क्रांतिकारी विचारों ने समाज में चेतना जागृत हुई तथा इस चेतना को आगे भी पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्य सामग्री का सृजन हो रहा है। उस साहित्य सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से राजस्थानी साहित्य के विभिन्न कालखंड रहे हैं। अब आगे देखते हैं राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरू करते हैं राजस्थानी साहित्य की जो गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ हैं वो। इसमें पहला है अपना ख्यात। पहला क्या है? ख्यात। ख्यात के बारे में देखते हैं। ख्यात है देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया। यह इतिहास ख्यात कहलाया। तो ख्यात क्या है? जो राजा थे वो अपने सम्मान में और अपने जो विशेष सफलताएं या विशेष कार्य हैं उनको अपने अधीन जो भी इतिहासकार या जो भी लेखक थे उनसे लिखवाते थे, और यही क्या कहलाती है? ख्यात। जैसे दयाल दासरी ख्यात, बीकानेर के राव भिकार से लेकर दयाल दासरी ख्यात क्या है? दयाल दासरी ख्यात है राव भिका से लेकर के, बीकानेर के जो राजा है राव भिका से लेकर के महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है इसमें। इसके लेखक है मोहनोत नेणसी। इसी प्रकार से लिखा है, मोहनोत नेणसी द्वारा रचित है मोहनोत नेणसीरी ख्यात। इस परंपरा की विशिष्ट रचना है। तो मोहनोत नेणसी ने लिखा है जो मोहनोत नेणसीरी ख्यात, इसमें भी जो राजा हैं उनकी सफलताओं और उनके विशेष कार्यों का वर्णन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं वचनिका। वचनिका वचनिका क्या होता है? संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है। कौन सा अनुप्रास? अंत्यानुप्रास मिलता है। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गार्डन द्वारा रचित कौन सी? अचलदास खिचरी वचनिका तथा खिड़िया जग्गारी कही राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत की वचनिका प्रमुख है। तो ये इम्पोर्टेंट है। शिवदास गार्डन की वचनिका कौन सी? शिवदास गार्डन द्वारा रचित कौन सा रचना है? अचलदास खिचरी वचनिका। और खिड़िया जग्गारी द्वारा कही गई कौन सी वचनिका है? राठौड़
रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका, दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों महत्वपूर्ण वचनिकाएं हैं। इसी प्रकार से है अगला दावावेद। दावावेद क्या है? दावावेद कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की ही तरह है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु दावावेद उर्दू फारसी के शब्दों से युक्त होती है। इनमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नखशिख आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। इसके उदाहरण में है अखमाल देवड़ारी दावावेद, महाराणा जवान सिंह दावावेद, राजा जय सिंह दावावेद आदि प्रमुख दावावेद ग्रंथ हैं। तो दावावेद में क्या होता है? ये भी वचनिका की तरह ही होता है, लेकिन इसमें उर्दू और फारसी शब्दों का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है और इसमें नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नखशिख आदि का वर्णन होता है, वो भी तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अगला प्रकार है वात। वात की तरह या कहानी की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा, बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है, हुंकारा देता रहता है ना। इन वातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्यमय, पद्यमय तथा गद्य पद तीनों रूपों में वातें मिलती है। वातें तीनों रूपों में मिलती है, गद्य पद तथा गद्य पद दोनों का मिश्रण, तीनों रूपों में वातें मिलती हैं और वातों में हुकारा महत्वपूर्ण होता है। राव अमर सिंह जी री वात, खिचियारी वात, बाबूरी वात, कान्हाड़ देवरी वात, अचलदास खिचरी वात आदि प्रमुख बातें हैं। जमाल। जमाल क्या होता है? जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, जिसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। इसका उदाहरण है राव इंद्रसिंहरी जमाल, राव इंद्रसिंहरी जमाल जो कि प्रसिद्ध है। तो जमाल में क्या होता है? ये राजस्थान का मात्रिक काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है? पहले पूरा दोहा होता है, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। अगला है झूलना। झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। तो झूलना और जमाल दोनों राजस्थानी काव्य के क्या है? झूलना जमाल मात्रिक छंद है राजस्थानी काव्य की। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौर राजूलना, राजा गज सिंह राजूलना, राव सुरतान देवड़े राजूलना आदि प्रमुख झूलना रचनाएं हैं। नेक्स्ट है पर्ची। पर्ची है संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्य रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा जाता है। पर्ची में क्या होता है? संत महात्माओं का, जो भी संत हुए, जो भी महान पुरुष महात्माएं हुए हैं, उनके जीवन का परिचय राजस्थानी भाषा में पद्य रूप में होता है। जैसे संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख पर्चियां हैं। अगला है प्रकाश। प्रकाश किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा जाता है। किशोरदास का राजप्रकाश, आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश, कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख प्रकाश ग्रंथ है। तो प्रकाश में क्या होता है? किसी वंश विशेष अथवा किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों घटनाओं पर विशेष प्रकाश या विशेष विवरण दिया जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण है जैसे ये कर्णिदान का सूरज प्रकाश, किशोरदास का राज प्रकाश, आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश। नेक्स्ट अगला है मर्सिया। मर्सिया क्या होता है? राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्सिया काव्यों की रचना की गई है। तो मर्सिया में क्या होता है? किसी राजा या किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु के बाद में शोक व्यक्त करने के लिए जो लेख या जो साहित्य रचना की जाती है वो होती है मर्सिया। इसमें क्या होता है? इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों
के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है, जैसे राणे जगपत रामर्षिया मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं रासु। नेक्स्ट प्रकार है रासु साहित्य का। रासु में है मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध वीरता आदि का वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथ में चंद्रप्रदाय का पृथ्वीराज रासो, नलपति नहाल का बीसल देव रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो, दलपत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमी रासो प्रमुख है। तो ये सभी रासो ग्रंथ महत्वपूर्ण है और इन सभी रासो ग्रंथों में क्या है, राजाओं की कीर्ति, विजय, युद्ध वीरता आदि का विस्तृत वर्णन है। अगला साहित्य प्रकार है रूपक। रूपक में क्या होता है, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है, जैसे गज रूपक, गज गुण रूपक, रूपक गोगा देजी रो। तो गजगण रूपक, रूपक गोगा देजीरो, राजरूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य है। अगला है विगत। विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। तो विगत में क्या होता है, इसमें विस्तृत विवरण होता है किस किस का, इतिहास की दृष्टि से, जैसे किसी राज परिवार, किसी शासक के परिवार, किसी शासक के राज्य के प्रमुख व्यक्ति या उसके राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व का और उसके आसपास के क्षेत्र का, तथा उसके आर्थिक आंकड़ों भी मिलते हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से उपयोगी रहे हैं। तो विगत में है मोहनोत नेणसी की मारवाड़ परगनारी विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो महत्वपूर्ण है मोहनोत नेणसी द्वारा रचित मारवाड़ परगनारी विगत। नेक्स्ट है वेली। वेली ग्रंथ वेलियों छंद में लिखे हुए हैं। इनके विविध विषय रहे हैं। तो ये वेलियों, ये प्रश्न अभी 4th ग्रेड में भी आया है। वेली ग्रंथ वेलियों छंद में लिखे हुए हैं। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक, ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जेतावत री वेली, रतन सिंह खिवावत री वेली तथा राव रतन री वेली प्रमुख वेली ग्रंथ हैं। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली किशन रुक्मणी है। तो वेली किशन रुक्मणी किसकी रचना है, पृथ्वीराज राठौड़ की, जो क्या है, एक वेली ग्रंथ है। और वेली ग्रंथ में क्या होता है, वेलियो छंद होता है। अगला है साखी। साखी होता है, साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। तो साखी में क्या होता है, इसमें जो संत होते हैं, संत कवि, उनके द्वारा जो अनुभव किए हुए हैं ज्ञान, जो अनुभव किया हुआ ज्ञान है उनका वर्णन मिलता है। तो साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग होता है। कौन से छंद का, सोरठा छंद का। स से साखी, स से सोरठा छंद। कबीर की साखियां प्रसिद्ध हैं। अगला है सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंह रा सिलोका, अजमालजी रो सिलोको, राव राठौड़ कुशल सिंह रो सिलोको, भाटी के हर सिंह रो सिलोको आदि प्रमुख सिलोको हैं। तो सिलोको में क्या होता है, यह साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे जाते हैं तथा इसमें जो जनसाधारण की भावनाएं उनको आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा राजस्थानी साहित्य की विविध विधाएं हैं ये। आगे देखते हैं आधुनिक राजस्थानी साहित्य। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की बात करें तो इसमें है मारवाड़ के
कवि राजा बांकीदास तथा बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था, वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इन्हीं के कारण हिंगलाज दान कवि, कविया और शंकरदास सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। यानी कि जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं आधुनिक, वो है एक तो कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमिशन। इनके साथ में है हिंगलाजदान कविया और शंकरदास सामूर। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषता है। तो आधुनिकता की विशेषता क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषता है। कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया है। तो किसकी रचना में 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण है? उमरदान की कविताओं में, कवि उमरदान की कविताओं में। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब भी किया है। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया है। तो द्रौपदी विनय किसकी रचना है? रामदान कविया की। इसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है आधुनिक कवियों के बारे में। केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे ही कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया। इनमें से गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद के अपने मोहभंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया। रेवतदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम करती हैं। राजस्थान के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को माध्यम बनाया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी, किसकी रचना है सेनानी? मेघराज मुकुल की। तो मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती थी। सत्य प्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ साथ अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविताएं युद्ध का गौरव गान करती हैं, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दें, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। तो जो राधा रचना है वो किसकी है? सत्यप्रकाश जोशी की। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके गीत धरती धोरारी को राजस्थानी का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है। और धरती धोरारी जो है अपने राजस्थान का आदर्श गीत है। इसकी रचना किसने की? कन्हैयालाल सेठिया। तो कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा देती हैं, ऐसी क्षमता रखती हैं। किसकी रचनाएं? कन्हैयालाल सेठिया की। मिंझर और लीलटांस सेठिया जी की प्रमुख काव्य संग्रह है। तो मिंझर और लीलटांस किसके काव्य संग्रह है? कन्हैयालाल सेठिया के। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलम्भोम, जानकारी, ओल्मो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चामड़, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। तो ये 7वें दशक में प्रकाशित होने वाली राजस्थानी साहित्यिक पत्रिकाओं के नाम हैं।
इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। यही वह समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़वा, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठई की होगी है, मणिमधुकर की सोजती गेट, पगफेरो, हरीश भादाना की बोले सर्राटो, बाता में भूगोल, चंद्रप्रकाश देवल की पागी, कावड़, मारग, अर्जुन देवचारण की हृद्रोही, मालचंद तिवारी की उतर्गियों है आभो आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। तो ये सभी कवि और सभी इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछी भी गई हैं। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। तो शिवचंद्र भरतिया जो है वो राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार हैं। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, गरिमापूर्ण कहानियां लिखी। मांझल रात, अमोलक बातां, अमोलक बातां, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा, केरे चकवा बात आदि किसकी का रचनाएं हैं? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। ये भी महत्वपूर्ण है। मांझल रात, अमोलक बाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा, केरे चकवा बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं हैं। इसी प्रकार से आगे देखें, विजयदान देथा ने अपनी बातारी फुलवारी, इसके कितने खंड है? 14 खंड। इसके भी बहुत सी बार क्वेश्चन आए हुए। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? विजयदान देथा की। और इसके कितने खंड है? 14 खंड। कहीं पे इसे 13 भी बताए गए हैं, पर राजस्थान अध्ययन की बुक के अनुसार इसके कितने खंड है? 14 खंड है। तो बातारी फुलवारी श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं को कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। तो विजयदान देथा की जो बातारी फुलवारी, इसमें 14 खंड है और इसमें क्या है? राजस्थान की विभिन्न लोक कथाओं का संकलन है। विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह जैसे दुविधा, उलझन, अलेको हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि हैं। और ये इससे क्वेश्चन बनता है, दुविधा, उलझन, अलेको हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल। इससे क्वेश्चन बना भी हुआ है, पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है कि ये रचनाएं किसकी है। और आगे है, दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है। इम्पोर्टेंट है ये, दुविधा नामक रचना किसकी है? विजयदान देथा की। और इस पे कौन सी फिल्म बनी है? पहली। इनकी कृति चौधरायन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां उनके संग्रहों जमारो, संबंध अर्थार में संकलित हैं। तो जमारो और संबंध अर्थार जो संग्रह है वो किसका है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियों का। और इनके कुछ उपन्यास हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र के, हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग चांदा सेठानी। ये भी इम्पोर्टेंट है। हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग चांदा सेठानी किसकी रचना है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। इसी प्रकार आगे देखें, नथमल जोशी के कहानी संग्रह परड्योड़ी कंवारी किसकी रचना है? नथमल जोशी की परड्योड़ी कंवारी। तथा उपन्यास, इनके उपन्यास है आभे पटकी, धोरारो धोरी, एक बीनड़ी दो बीन, एक बीनड़ी दो बीन भी बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सांवरगी दहिया आदि प्रमुख हैं। तो ये हुए अपने आधुनिक राजस्थानी कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। आगे देखते हैं साहित्यिक पत्रिकाएं। राजस्थान की साहित्यिक पत्रिकाएं इसमें है राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इन साहित्यिक, लघु व अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को ही
गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया। बीकानेर की वातायन किसकी शायद पत्रिका थी? हरीश वादानी की। अजमेर की लहर प्रकाश जैन द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका भरतपुर की और विजेंद्र की। कांकरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी की अलवर की कविता। आगे देखते हैं इसमें अलवर की कविता। यह है भागीरथ भार्गव की पत्रिका। उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण है चंद्रभानु भारद्वाज की। मधु माधवी नीलिनी उपाध्याय की पत्रिकाएं के साथ राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी? मधुमती ने भी राजस्थानी में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की जागती ज्योत किसकी पत्रिका है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर की जागती ज्योत के अतिरिक्त सत्यप्रकाश जोशी की पत्रिका है हरावल। किशोर कल्पनाकांत की ओल्यू किसकी पत्रिका है? किशोर कल्पनाकांत की। कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख पत्रिकाएं हैं, है ना। उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य की संक्षिप्त परिचय भर है। सच्चाई यह है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि इसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव नहीं है। इस प्रकार हमने इस पूरे चैप्टर में देखा कि राजस्थानी की जो विभिन्न साहित्य हैं और साहित्य की जो विधाएं हैं और जो राजस्थानी भाषा से संबंधित पत्रिकाएं हैं, वो पत्रकारिता में जो भी कवि लेखक हुए हैं उनके बारे में उन्होंने पढ़ा। इसके बहुविकल्पिक प्रश्न में देखो, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? अभी अपनों ने पढ़ा बातारी फुलवारी किसकी रचना है? विजयदान देता की। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? कीर्ति, विजय और युद्ध का वर्णन रासों में। इसमें रासों में, ठीक है। ये आगे अति लघुरात्मक प्रश्न है जो अपनों आगे पढ़े हैं उनसे संबंधित है। तो अपने कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा विश्वास इस प्रकार से बढ़ाएं। धन्यवाद।